नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं एनालिसिस विद रजत। दोस्तों, एक बार मैं फिर से आप सबके सामने हाजिर हूं, वही बोरिंग सा बैकग्राउंड लेके, वही डल सी लाइटनिंग लेके, वही खराब वीडियो क्वालिटी लेके। अब क्या कर सकते, थोड़ा सा मेरा इकोनॉमिकली कंडीशन जो है वो बहुत ही डाउन चल रही है, इसलिए आपको चीज़ें भी ऐसी ही मिल रही है। वैसे इकोनॉमिक्स से याद आया दोस्तों, क्या आपको G20 के बारे में पता है? G20 समिट इस समय भारत में, जो कि 1 दिसंबर 2022 से शुरू हुआ है और ये चलेगा अभी 30 नवंबर 2023 तक। तो आखिर ये है क्या? G20 समिट क्या है, इसके भारत को इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है, G20 समिट काम कैसे करता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई, इन सब चीज़ों के बारे में हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फिर चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, दरअसल G20 समिट 20 देशों का एक समूह है जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक वेलफेयर स्टेज तैयार करता है इन 20 देशों के लिए। और इसमें जहां पर इन 20 देशों के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स यहां पर शामिल होते हैं और इन पर बात होती है इकोनॉमिकल कंडीशंस पे दुनिया भर के, और साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज जो इस समय पूरी दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम उभर कर आ रही है उसके बारे में। G20 समिट का काम होता है कि इन सभी मुद्दों पे, जैसे कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो गई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गई, क्लाइमेट चेंज हो गया, इन सभी चीज़ों पर डिस्कस करना, उस इशू को दुनिया भर के सामने रखना, और साथ ही साथ उस पर कैसे वर्क किया जा सकता है, उस पर कैसे एक्शन लिया जा सकता है और कैसे इसे इम्प्रूव किया जा सकता है, इन सब चीज़ों पर डिस्कस करना और उसे फिर हर देश में इम्प्लीमेंट कराना। यानी कि जितने भी G20 समिट देश हैं इन सभी पर इम्प्लीमेंट कराना। हालांकि भारत को जो प्रेसिडेंसी इस समय मिली है, जो कि 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक के लिए है, ये मिली है इंडोनेशिया से ट्रांसफ़र हुई है भारत को, और फिर ये आगे भारत से ट्रांसफ़र होगा ब्राज़ील को। यानी कि ये भी 20 देशों का ये जो समूह है, इनमें हर साल किसी न किसी देश को इस चीज़ की प्रेसिडेंसी जो होती है, G20 समिट की जो प्रेसिडेंसी होती है, वो ट्रांसफ़र की जाती है। अब सवाल ये उठता है कि G20 समिट की शुरुआत कब से हुई, उसका रीज़न क्या था, और कैसे इस चीज़ को कैसे लोगों के मन में ये चीज़ आई कि चलो G20 समिट जैसी चीज़ कुछ होनी चाहिए, एक ऐसा स्टेप लेना चाहिए जिससे कि इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स जो है वो रिजॉल्व हो सके। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई खाली बैठा हुआ था, उसने सोचा कि यार चलो ठीक है G20 समिट मतलब कुछ ऐसा करते हैं, सबको साथ में लेते हैं और कुछ बातें करते हैं। ऐसा तो है नहीं। चीज़ें होती क्या है कि जब कोई प्रॉब्लम, जब कोई इशू सामने आता है, तो उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए नई नई चीज़ें, नए नए स्टेप्स लेने होते हैं। तो G20 भी एक ऐसा स्टेप है। अब अगर इसकी कहानी की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है 1999 में, एशिया में सबसे बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस जो आई थी उससे। अब ये इकोनॉमिकल क्राइसिस आई कैसे थी? तो दरअसल इसका जो रीज़न था वो जापान की करेंसी जो थी वो हाई होने की वजह से ऐसा हुआ, जिसकी वजह से इन्वेस्टर जापान में इन्वेस्ट न करके, यानी कि खुद के जो जापान के जो इन्वेस्टर्स थे वो जापान में इन्वेस्ट न करके वो किसी और देश पर इन्वेस्ट करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। अभी करेंसी हाई और लो कैसे होती है, जैसे कि आप अक्सर सुनते होंगे न्यूज़ में, टीवी पे, कई बार यूट्यूब पे, या हर जगह कई बार आपने सुना होगा कि भाई इस देश की करेंसी ज़्यादा हो गई, इस देश की करेंसी इसके मुकाबले कम हो गई। तो ऐसा होता क्यों है? तो इसके बारे में हम थोड़ा सा इस वीडियो में आगे बात करेंगे। फिलहाल इस स्टोरी की बात कर लेते हैं। तो जब जापान की करेंसी जब हाई हुई तो इन्वेस्टर्स ने वहाँ पर इन्वेस्ट करना कम इंटरेस्टेड समझा, कम फ़ायदेमंद समझा, और उनका रुझान दूसरे देशों की ओर हो गया। तो अब जब उनका रुझान जब दूसरों देशों की ओर हुआ तो उस वक्त एक देश आया थाईलैंड, जिसपे इन्वेस्टर्स को ज़्यादा लुभावने चीज़ें लाई। अब वो चीज़ें थी क्या जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड हुए थाईलैंड में इन्वेस्ट करने के लिए? असल हुआ ये कि जापान में जब उसकी करेंसी हाई हुई तो जापान ने क्या किया कि अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को अच्छा देखते हुए उसने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। अब आप खुद सोच सकते हैं कि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कुछ चीज़ों की जो लग्जरी चीज़ें हैं उनकी डिमांड कम होगी। हमारे इकोनॉमिक्स में एक बड़ा अच्छा सा रूल है। रूल ये है कि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी अगर डिमांड ज़्यादा हो
सप्लाई भी ज़्यादा हो तो कॉस्ट लो हो सकती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी चीज़ की अगर डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो कॉस्ट को हाई होता पड़ता है। क्यों? ताकि जब कॉस्ट हाई होगा तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिक नीचे की ओर भाग जाएगी। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जिसका डिमांड और सप्लाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर उसकी डिमांड अगर उसकी प्राइस को हाई भी कर दिया जाए तो भी उसकी डिमांड उतनी ही रहेगी। इस नमक के केस में अगर हम ऐसा देखें तो ये बिल्कुल सुटेबल बैठता है। कैसे? अगर नमक क्या है कि इंसान की ज़रूरी चीज़ है, वो रोज़मर्रा के खाने में इस्तेमाल होता है, क्योंकि हर किसी को पता है कि नमक पे आयोडीन होता है जो कि दिमाग को बढ़ाने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए काफ़ी मददगार होता है। तो इसलिए खाने में नमक की जरूरत होती है। तो अगर उसका बढ़ भी जाए दाम तो भी उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर आप 1 किलो का पैकेट आप नमक का ले रहे हैं तो आप 1 किलो का पैकेट ही लोगे। अगर दाम घट भी जाए तो भी आपका बिल्कुल सेम रहेगा, आप नमक 1 किलो के बजाय 2 किलो नहीं लेने वाले हो। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ क्या हुआ कि जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, प्रोडक्शन तो ठीक है, सप्लाई थी, लेकिन कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से हुआ ये कि उसकी डिमांड कम हो गई। क्यों? अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो भी ज़्यादा होगी, क्योंकि उस पर और भी चीज़ें होंगी। जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो फिर उस पर जो ड्यूटीज़ लग रही हैं वो भी ज़्यादा होंगी, और इसके बाद जब वो मार्केट में जाएगी तो ठीक बिल्कुल सुटेबल चीज़ है, बिल्कुल यूजुअल चीज़ है कि वहाँ पर उस अब दुकानदार या फिर जो एजेंसी है उसको कमाने के लिए पैसा, वो प्रॉफिट कमाने के लिए दाम को बड़ा करना पड़ेगा। तो वहाँ पर थोड़ा सा पब्लिक के लिए अफोर्ड करना उस चीज़ को थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इस चीज़ को देखते हुए इन्वेस्टर्स ने वहाँ से हटाना शुरू किया, क्योंकि उन्हें पता था कि इस चीज़ पे बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया है, डिमांड चीज़ों की कम हो जाएगी, लोग खरीदेंगे नहीं, पैसा आएगा नहीं, तो उनको उनका रिटर्न नहीं मिलेगा। एक केस में हुआ ये कि इन्वेस्टर जो थे वो थाईलैंड की ओर अट्रैक्ट होने लगे। तो ऐसा हुआ इसलिए कि थाईलैंड की गवर्नमेंट ने क्या किया कि उनकी जो इंपोर्ट ड्यूटी थी उसे उन्होंने 30% से घटाकर 17% तक ला दिया। तो इसमें इन्वेस्टर्स को ज़्यादा फायदा समझ में आने लगा और इसीलिए उन्होंने वहाँ पर इन्वेस्ट करना शुरू किया। लेकिन फिर क्या हुआ कि थाईलैंड ने कुछ समय के बाद अपनी करेंसी को कैप कर दिया। कैप करने का मतलब दोस्तों ये होता है कि मान लो अगर करेंसी को 5% पे किया गया है तो वो 5% पे ही फिक्स होगी, वो नीचे न तो नीचे आएगी और न तो ऊपर जाएगी, यानी वो 5% पे बिल्कुल फिक्स जाएगी, न तो उससे नीचे और ना ही उससे ऊपर। इसे कहते हैं कैप करना। बाकी थाईलैंड के लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक्स साबित हुआ कि उन्होंने क्या किया कि अपनी करेंसी को 6% पे फिक्स कर दिया, यानी कि उसे कैप कर दिया। उसमें किसी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी ना होने की वजह से एक बहुत बड़ा नुकसान इन्वेस्टर्स को होने लगा और फिर वहां पर भी इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट खत्म होने लगा। कहा जाता है कि पिछले दशकों में जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस आई है उसका बहुत ही मेजर रीजन जिसे बताया गया है वो अमेरिका के बताया गया है, क्योंकि अमेरिका की जो करेंसी है उसका जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से अक्सर उस दूसरे देशों पर उसका इफेक्ट पड़ता है और उसकी वजह से एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस आई और यही चीज़ 1999 में भी देखने को मिली। अब हम आते हैं अपने वीडियो में, मैंने शुरुआत में बात की थी कि कैसे कोई करेंसी डॉलर के मुकाबले हाई या फिर लो होती है। तो उसके पीछे का रीज़न होता है वहाँ का इंटरेस्ट रेट और वहाँ की जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसकी डिमांड और सप्लाई पे। यानी कि अगर उसके गुड्स की और सर्विसेज की डिमांड हाई होती है तो उसकी करेंसी पे उसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है। अब अगर दूसरी बात हम ये करें कि थाईलैंड के साथ क्या हुआ कि कुछ दिन तो एफडीआई ने उसे संभाला, लेकिन उसके बाद वो भी एक बहुत बड़ा डिजास्टर उभर के सामने आया और यहीं से फाइनेंशियल क्राइसिस जो एशिया में खड़ी हुई वो इसी की वजह से हुई। और फिर डिसाइड किया गया कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां पर दुनिया भर के देशों से जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स हैं वो और फाइनेंस मिनिस्टर्स की बैठक हो, एक मीटिंग हो, एक तरह का समिट हो और इस चीज़ों पर डिस्कस किया जाए और इन चीज़ों पर कैसे रिजॉल्व, जो भी इश्यूज़ हैं उन्हें कैसे रिजॉल्व किया जाए, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाए और साथ ही साथ उसे इम्प्लीमेंट भी किया जाए। तो अब तो ये बात तो हो गई इसकी हिस्ट्री की कि G20 स्टार्ट कैसे हुआ था। अब अगर बात करें कि इसमें कौन कौन से देश शामिल है तो देखो यार, एक काम करो, आप लोग गूगल कर लेना, वहाँ आपको मिल जाएगा, मैंने रटा हुआ नहीं है फिलहाल। अब दूसरी बात अगर हम करें कि ये काम कैसे करता है
तो G20 समिट जैसे कि काम करता है, और फिलहाल जिस तरह से ये हमारे इंडिया में काम कर रहा है, यानी कि ये जो साल मिला है G20 समिट का इंडिया को, उसमें ये किस तरह से काम कर रहा है उसमें हम बात करें तो ये 2 ट्रैक्स पे काम कर रहा है। एक तो इसका बना हुआ है फाइनेंशियल ट्रैक और दूसरा बना हुआ है शेरपा ट्रैक। फाइनेंशियल ट्रैक की बात करें तो फाइनेंशियल ट्रैक में इन्हीं 20 देशों के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक के गवर्नर्स की एक मीटिंग होती है, इसमें इनकी समिट्स होती है। और शेरपा टैग की बात करें तो शेरपा टैग्स एक्चुअली एक शेरपा मेंबर्स होते हैं जिनकी समिट होती है, जो कि क्लाइमेट चेंज पर और दूसरे जो भी इश्यूज हैं उन सभी चीज़ों पर बात करते हैं। अब यहाँ पर G20 देशों के बारे में एक चीज़ जान लेना जरूरी है कि जो G20 के देश होते हैं वो 85% जीडीपी को बियर करते हैं और 75% ग्लोबल ट्रेड को बियर करते हैं दुनिया भर के, और 2/3 पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि पूरी दुनिया भर का जो 85% इकोनॉमिक है वो ये G20 देश बियर करते हैं, 75% ग्लोबल ट्रेड को बियर करते हैं और 2/3 पॉपुलेशन को बियर करते हैं। जो G20 समिट जो इंडिया में चल रहा है, इसके लिए इंडिया ने बड़ा अच्छा सा और बड़ा प्यारा सा स्लोगन दिया है, जो कि हम अक्सर सुनते आए हैं और जो कि हमारा कल्चर रहा है हमेशा से, दैट इज वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। पे इंडिया ने जिन प्रायोरिटीज को रखा हुआ है G20 समिट में, वो है हमारी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब बात ये कर लेते हैं कि इंडिया को क्या फ़ायदा होने वाला है इस G20 समिट से। तो देखिए, G20 समिट से सबसे बड़ा फ़ायदा इंडिया को ये होने वाला है कि हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरी दुनिया में, कि हमारी जो जीडीपी है वो एक ऐसी एक पावरफुल जीडीपी है और आगे भी एक ऐसी पावरफुल इकोनॉमिक देश इंडिया बनने वाला है और पूरी दुनिया में अपनी एक इम्पोर्टेंस को रिप्रेजेंट करने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये जो भी नॉलेज थी वो कैसी लगी, वो इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यार सबसे बड़ी चीज़ कि आप वीडियो देखा करो तो प्लीज़ ये शेयर भी किया करो, इसे लाइक किया करो, कमेंट किया करो, और प्लीज़ यार अगर आप नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करो। कि देखो, मुझे बहुत ज़रूरत है आप सबके सपोर्ट की। आप सबके सपोर्ट से ही मैं आप तक और नई चीज़ें पहुंचा सकूंगा, और अपना भी एक जो मोरल होता है वो इसी से बनता है जब आप मुझे सपोर्ट करते हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करो और शेयर भी ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ताकि मैं आपके लिए ऐसी नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहूँ। तो फिर चलिए मिलते हैं अब एक नई वीडियो में। तब तक जय हिंद।